नमस्कार, स्वागत है आप सबका इन्वायरमेंट के सीरीज में। और ये इन्वायरमेंट का सीरीज अलग से आप लोगों को बताया जा रहा है। यूजीसी नेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 12 से 13 क्वेश्चंस पर्यावरण पे फोकस किया जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि पर्यावरण हमारा अहम मुद्दा है, इसलिए इसको उठाया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं उसमें जून में होने वाले जो भी पेपर हैं उसके इम्पॉर्टेंट सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। शाम के 8 बजे और सुबह के 7:30 बजे हमारा सेशन होता है, और उस सेशन के साथ आप बने रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इतना सारा अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मेहनताना का जो इफेक्ट है वो आप पे जरूर ही आएगा, और आप सफल हों, हमारा पूरा शुभकामना आपके साथ है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है जो इम्पोर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चंस के साथ कुछ हैं जो क्वेश्चंस आपको लगेगा कि मेरे आंखों के सामने नहीं आया कभी, लेकिन हाँ, बाकी मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चंस है। पहला जो क्वेश्चन है इसको जरा देखते हैं, और ये क्वेश्चन है, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ। देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है और आप सीधे इसमें टिक लगा देंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही पहल हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशन का पहल है, और याद रखिए इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है, याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी ये कब माना गया था। तो याद रखिएगा 2012। 2012। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल जो यूनाइटेड नेशन का जो लक्ष्य है वो कौन से साल तक है, तो 2030 तक सबको सतत ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं डिकेड की बात करूं तो सस्टेनेबल डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी कौन सा घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा? डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी किसके द्वारा, मतलब ये जो ईयर था ये कौन सा ईयर था? तो याद रखिएगा 2014 से लेकर 2024 तक का यूनाइटेड नेशन का ये डिकेड घोषित किया गया था। लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल का जो ईयर अब घोषित किया गया है 2030 में। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये सब जानते हैं कि ये 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये जरा समझिए। हम आते हैं एक समिट पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला समिट, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ सबसे पहला समिट अगर मैं कहूं वर्ल्ड लेवल पे किया गया था तो वो था स्टॉकहोम, स्टॉकहोम समिट। इसको हम फर्स्ट एनवायरमेंट समिट कहते हैं, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, जिसको किया गया था कहाँ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो ये स्वीडन में है, और यही किया गया था किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये पहला वर्ल्ड का, याद रखिएगा ये पहला था जो वर्ल्ड का किया गया था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो वर्ल्ड का पहला कॉन्फ्रेंस किया गया था उसका नाम हमने क्या रखा था, तो जो नाम रखा गया था याद रखिएगा उसका नाम था द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, याद रखिएगा, ह्यूमन एनवायरमेंट, याद रखिए। ठीक है, ठीक है। तो दुनिया में अगर पर्यावरण में हो रहे नुकसान को अगर विश्व स्तर पर लाया गया तो 1972 में लाया गया, और ये सम्मेलन शुरू हुआ था 5 जून को, इसलिए याद रखिएगा 5 जून 1972, इसलिए 5 जून को हम एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिए, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सम्मेलन जो हुआ था, और ये इंदिरा गांधी पार्टिसिपेट किया था इसमें, 1972 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसको जरा देखते हैं। ए कंट्री नेचुरल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अगर मैं कहूं देश की प्राकृतिक राजधानी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति ने दिया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सीधा सा जवाब क्या हो सकता है, फॉरेस्ट जो है नेचुरल है, ये तो नेचुरल है जंगल। उसके बाद पानी भी क्या है, प्रकृति ने दिया है। खनिज भी हमें प्रकृति ने दिया है, लेकिन सड़क तो खुद बनाया है, बी। अब सवाल ये नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है, यहां जरा देखिए। अगर मैं नेचुरल कैपिटल की बात करूं, अगर ये पूरा मैं कहूं कि ये नेचुरल कैपिटल है, तो नेचुरल कैपिटल में सबसे आगे कौन सा देश है वो उसमें लिखा है। लेकिन यहां पे देखिए, एग्रीकल्चर आप करते हैं, नेचुरल क्या हो गया, लैंड हो गया, नेचुरल हो गया हमारा। बायोडाइवर्सिटी आपका है, उससे अगर कुछ निकालते हैं, उपज निकालते हैं, तो फॉरेस्ट आपका नेचुरल हो गया। वाटर क्या है हमारा, नेचुरल हो गया, ये एक रिसोर्स के रूप में काम करता है। इसके बाद मिनरल्स हमारा नेचुरल हो गया, याद रखिएगा। तो ये सब नेचुरल कैपिटल बनाता है, जिसमें नंबर 1 कंट्री कौन है, चाइना, फिर स्पेन, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया। तो इसको आप जरा फोकस कीजिएगा, कौन कौन, तो चाइना, स्पेन और यूएसए, ये आपको याद रहना चाहिए। नेचुरल कैपिटल में सबसे आगे है चाइना, ठीक है, यानी वैल्यूएशन अगर आप करेंगे तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कई बार एग्जाम ने पूछा है और ये मास्टर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये तो सब जानते हैं कि ये नागपुर में है, बी। लेकिन बात है कि ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए भारत में अगर मैं कहूं कि इस तरह का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जो स्कार्सिटी मैनेजमेंट के लिए काम करे, उसके लिए रिसर्च करे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए काम करे, या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो ह्यूमन हेल्थ और उसके रिसर्च के बारे में सोचे, जैसे मानव का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कोई डिजीज है, उसके वैक्सीनेशंस की चिंता है, उस पर रिसर्च की चिंता है, तो वो नीडी करता है। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और किसके साथ मिलकर करता है, तो CSIR के साथ मिलकर कार्य करता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का नाम सुने होंगे, जो बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है नई दिल्ली में, उसके साथ मिलकर ये काम करता है। अब सवाल है कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, चाहे वाटर सप्लाई के फील्ड में काम कर रहा हो, सीवेज निस्तारण में काम कर रहा हो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस है तो पॉल्यूशंस को कम कैसे किया जाए, कौन सा टेक्निक्स अपनाया जाए, इसके लिए काम करता हो। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशंस हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक अहम ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत प्राइमरी और ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन है, तो नेरी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी 8 अप्रैल 1958 में, और नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, इसके कुछ सेंटर हैं, जैसे रीजनल सेंटर अगर आप कह सकते हैं, तो याद रखिएगा ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है, जैसे दिल्ली मुंबई में इसके रीजनल सेंटर हैं, कई सारे रीजनल सेंटर हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, उसके बाद हैदराबाद में है, हैदराबाद इसके कुछ रीजनल सेंटर हैं, और कोलकाता में भी इसके कुछ
रीजनल। अब इन सारे रीजनल सेंटर के आधार पे पूरे देश में इंडस्ट्रियल रिसर्च को बढ़ावा मिलता है। तो याद रखिएगा ये नागपुर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इमेज आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं आप? स्मार्ट सिटी पहले बताइए, स्मार्ट व्यक्ति किसको कहते हैं? स्मार्ट व्यक्ति का मतलब उसका पहनावा बहुत अच्छा हो, उसके बगल में बैठने में आपको मजा आए, उसके शरीर से खुशबू निकलता हो, या फिर देखने में एलिजेंट लगता हो, एडुकेटेड लगता हो, उसको बैठने का मैनर पता हो, बोलने का मैनर पता हो, उसको कहाँ गंदगी को डिस्पोजल करना है, कहाँ कचरे का निस्तारण करना है, इन सब के बारे में उसको पता हो, तो स्मार्ट लोग वो हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो स्मार्ट सिटी का मतलब वही है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो, वाटर सप्लाई बहुत अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट का सुविधा बहुत अच्छा हो, आप शहर में चले तो आपको जीने का मज़ा आ जाए, आपके लिए जीना एक मकसद बन जाए, और आपको लगे कि नहीं इसी शहर में इतनी सारी सुविधाएं हैं। पॉल्यूशन हटा के, पॉल्यूशन की बात नहीं, पॉल्यूशन पॉल्यूशन उसमें एकदम नहीं होना चाहिए, स्वच्छ सिटी होना चाहिए। तो ये सब क्या है? स्मार्ट सिटी है। अब जैसे छोटे ग्रुप बी सी, ग्रुप डी या ग्रुप 6 प्रकार के जो नगर हैं हमारे यहाँ, उसमें आप मैक्सिमम नगरों में देखेंगे गंदगी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, रोड की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, खड़े रहिए रोड पे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये सब को हम क्या करेंगे? हटा देंगे और एक स्वच्छ सिटी का विकास करेंगे जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाती है। तो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट्स जो शुरू किया गया था, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या है? विकास का उद्देश्य क्या है इसका? अगर मैं कहूं कि इसका उद्देश्य क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट? नॉट, अगर मैं कहूं नॉट क्या है इसमें, तो नॉट का मतलब गुड गवर्नेंस इसमें नहीं आता है, यानी प्रशासन इसमें छोड़ दीजिए, सुशासन नहीं। ग्रीन सिटी का डेवलपमेंट्स होना चाहिए, क्लीन सिटी होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। स्मार्ट मोबिलिटी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये तो है ही है इसका। दूसरा याद रखिएगा कि कभी भी कोई क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाता है तो पूछा जाएगा किस मिनिस्ट्री के अधीन ये काम हो रहा है। तो मिनिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री कौन सा मिनिस्ट्री है जिसके अंदर गट ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट्स का काम किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। हाँ, नगरीय विकास मंत्रालय के तहत ये देखा जाता है। दूसरा है, इसको लॉन्च कब किया गया था? कब किया गया था? जब इसका जो कॉन्सेप्ट आया था, लॉन्च किया गया था, तो कब किया गया था? 2015 में स्मार्ट सिटी का जो विकास किया गया था उसका। तो याद रखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब ये फिगर से समझ सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, कोस्ट ऑफ लिविंग, स्मार्ट होम हो, स्मार्ट यूटिलिटीज़ हो, सिटीजन्स बहुत सभ्य हों, वहाँ के एडुकेटेड हों, ये भी हम मानते हैं। एजुकेशंस को भी हम बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, तभी तो सभ्यता का अच्छा विकास होता है। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, व्हाट वाज द टाइटल टाइटल व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रियो 20 डिक्लेरेशन? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रियो 20 डिक्लेरेशन? तो याद रखिएगा, तो यहां इसको ये कर दीजिए, द फ्यूचर वी वांट। अगर मैं वह भविष्य चाहता हूं, अगर एक भविष्य चाहता हूं, तो आप सबसे पहले अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? कि पृथ्वी बची रहे, पॉल्यूशन नहीं रहे, आने वाला संसाधन जो है खत्म नहीं हो। तो साफ इशारा आप कहते हैं कि सतत विकास होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आप इशारा करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक ही समिट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स सीधे समझिए इसका संबंध किस चीज से है? तो रियो डी जेनेरो से।
रियो डी जेनेरो में ब्राजील का जो सिटी है, इसमें सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था उसको हमने पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया था। और ये पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1992 में जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, याद रखिएगा। उसके 20 साल बाद यानी रियो 20 सम्मेलन किया गया, जिसको याद रखिएगा 2012 में किया गया था, जून 2012 में। अगेन कहां, तो रियो डी जेनेरो शहर में, ठीक है। और इसका मुख्य मकसद वही था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके लिए पूरे विश्व को एकजुट पर लाने का पूरा प्रयास पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से डिक्लेयर्ड किया गया था। तो ये घोषणा की गई थी कि द फ्यूचर वी वांट, यानी किसी भी डिक्लेरेशन का कोई भी उद्देश्य होता है। जब हम कोई डिक्लेयर करते हैं किस चीज को, तो हम एक उद्देश्य, पूरे विश्व का मकसद देते हैं और उसके लिए एक कथन जारी करते हैं, एक लोकोक्ति जारी करते हैं। और वो था द फ्यूचर वी वांट, वह भविष्य जो हम चाहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो 20 ब्राजील समिट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल? इनमें कौन सी वह गैस है, अगर मैं आपसे कहूं कौन सी वह गैस है जो पतली परत जो पृथ्वी के चारों ओर, याद रखिएगा पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई है, तो आप जानते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये तो क्वेश्चंस बहुत इजी है। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी आपकी जियोइड शेप की है, जियोइड का मतलब कंप्लीट स्फेरिकल नहीं होता है, और मैंने आपको कहा था कि जियोइड का मतलब जियोडेसी है, मेजरमेंट जियोडेसी, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। मैथमेटिकल ढंग से हम करते हैं इसका जियोडेसी। दूसरा, अगर मैं कहूं कि ये पृथ्वी में जो ग्रेविटी है वो गैसों को लपेटे हुए है अपनी तरफ, और याद रखिएगा लगभग 36,000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर के लेयर हैं, और इसके ऊपर जीरो ग्रेविटी होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाता है। तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, गैसों का आवरण है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर के कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे वायुमंडल में कौन सी गैसेस हैं भारी मात्रा में, या फिर माइन्यूट गैसेस कौन है, नीचे से ऊपर तक लेयर क्या है। लेकिन आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक टर्म है, मैं आपको उसको भी समझा देता हूं। यहां बायोस्फीयर का क्या मतलब है, देखिए ये बायोस्फीयर, इसका क्या मतलब है। बायोस्फीयर का मतलब तीनों ही लेयर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं पृथ्वी पे कितने लेयर हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल जिसको कहते हैं, और लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल जिसको कहते हैं। इन तीनों ही जगह पे जहां जहां जीवन है, एक कॉमन एरिया आएगा जहां जीवन होगा, उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायो का मतलब जीव जंतु का स्फीयर, तो लिथोस्फीयर में हर पूरे नीचे गहराई तक तो नहीं होगा जीव जंतु। एटमॉस्फेयर में भी अगर कहूं 36,000 किलोमीटर तक जीव जंतु नहीं होंगे, कुछ ही ऊंचाई तक तो जीव जंतु होंगे, 6 किलोमीटर तक या 7 किलोमीटर तक, गहराई में 70 मीटर तक, या फिर जल मंडल में 20-200 मीटर तक, जहां तक प्रकाश मंडल आता है, तो वो कॉमन एरिया ही बायोस्फीयर कहलाता है। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, इस क्वेश्चंस के बारे में देखिए। अब देखिए, इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्री वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज। अगर मैं कहूं पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे लुप्त हो जाएं, तो जो गैस घटेगी वह कौन सी गैस है। अब घटने की बात है, कौन सी गैस घट जाएगी। तो प्लांट्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एब्जॉर्ब तो करता है CO2 और रिलीज करता है O2 यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज, सीधा सा बात है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। निम्न में से कौन सा पेड़ का कार्य नहीं है। अगर मैं कहूं पेड़ इसमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्सॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन करता है, जिसके कारण CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस बना होता है। डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ जाएगा। एक तो पेड़ पौधा है।
दूसरा है शोर का अवशोषण। अगर पेड़ पौधा आप रोड के किनारे आप लगा देते हैं 4-5 पंक्तियों में, जिसको हम एक तरह से ग्रीन मफलर कहते हैं, नाम सुना होगा ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट है कि आप जहां रिहायशी एरिया है, जहां शोर शराबा वाला एरिया है, उसको चारों तरफ से आप 3-4 रो लगा दीजिए पेड़ पौधों का, और शोर को आप कम कर दीजिए। एक ये भी कारण है, आप देखेंगे इंडिया में सड़कों के दोनों तरफ अगर पेड़ का एक कतार लगा दिया जाता है, तो वो भी एक उद्देश्य रहता है। उद्देश्य ये भी है बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि सड़क पे चलते चलते आपको बहुत 80s क्वालिटी ऑफ लाइफ लगे। और तीसरा बहुत बड़ा मकसद है कि शोर, इसके पीछे अगर गांव बसा हुआ है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो, पेड़ पौधों के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो ये भी नहीं होगा। रिलीजिंग ऑक्सीजन तो है ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? पेड़ पौधे पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब देखिए, अपक्षय की अवधारणा संबंधित है किस चीज से? द कॉन्सेप्ट ऑफ विदरिंग रिलेट्स टू विदरिंग। जब अपक्षय आपके सामने आएगा तो आप सीधा इसका आंसर ये समझिए कि कोई भी चट्टान की जो पहले टूटने की अवस्था होती है, सपोज कीजिए ये एक चट्टान है, लेकिन अपने ही स्थान पे ये चट्टान अगर बिखर जाए और टूट जाए, मान लीजिए इसकी अवस्था चेंज हो गई और ये इस तरह से टूट गया, इसमें दरारें आ गई और टूट टूट कर यहीं पे पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, इस तरह की अगर क्रैक्स इसमें डेवलप्ड हो गई है, तो आप देखेंगे चट्टानी टूट गई है, ये तो मलबे का ढेर बन गया है। तो इसी को हम अपक्षयन कहते हैं या विदरिंग कहते हैं, चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूट जाना। अब आप कहेंगे अपने ही स्थान के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? इन सीतु, यानी स्वस्थाने। जब भी अपक्षयन आपसे पूछा जाएगा तो स्वस्थाने का मतलब होता है अपने ही स्थान पे चट्टानों का टूटना। अब इस डिफरेंट प्रोसेस से होता है, जैसे मान लीजिए दिन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, रात में कम हो गया, तो चट्टान एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, क्रैक्स आ जाएगा उसमें, तो अपक्षयित हो जाएगी। इसका मतलब ये कई तरह से हो सकता है, फिजिकली यानी यांत्रिक अपक्षय भी हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर के कारण भी हो सकता है, और जल योजन के कारण केमिकली भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए पानी का अगर उसमें कॉन्टामिनेशन हो गया, तो उसमें जो खनिज है वो रिएक्ट करता है और उसके साथ बह के निकल जाता है, जैसे ऑक्सीडेशन है, जैसे कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, सॉल्यूशन है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेस जहाँ वाटर का कॉन्टेमिनेशन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगा, वहाँ लीचिंग ज़्यादा होता है, केमिकल विदरिंग ज़्यादा हो, और जो ड्राई एरिया है वहाँ यांत्रिक अपक्षयन या फिजिकल विदरिंग ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ क्या होगा इसमें, तो चट्टानों के अपघटन के लिए अग्रणी प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, तो इसी में आप जा सकते हैं। विघटित सामग्री का निक्षेपण तो होगा नहीं, मौसम की स्थिति में दिन प्रतिदिन परिवर्तन ये नहीं होगा, चट्टानों के अपघटन के लिए अग्रणी प्राकृतिक प्रक्रिया डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स यही हो सकता है, अथवा डी ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो सी ऑप्शन चट्टानों का अपघटन ही इसको कह सकते हैं, टूटना कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कह सकते हैं इसको। तो सी ऑप्शन इज द, ये फिगर आप देख रहे हैं चट्टानें एक ही जगह टूट के पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम संगठन से। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पूछा गया है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये तो सब जानते हैं कि जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। समझ गए? अब विश्व मौसम संगठन, अगर आप कहेंगे कि विश्व मौसम संगठन का काम क्या है, तो मौसम संगठन का काम क्या हो सकता है? क्लाइमेट या इन्वायरमेंट में क्लाइमेट से संबंधित, मौसम से संबंधित या जलवायु परिवर्तन से संबंधित अगर कोई भी डेटा है या कोई भी अवेयरनेस है या कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, तो उसके लिए ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक्टिव है। समझ गए? और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में।
इसकी जो स्थापना हुई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व में है, इसकी जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका स्टेटस क्या है? यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब क्या होता है? किसी, अगर मैं कहूँ यूएनओ में तो बहुत सारे काम है। वीएनए एक बहुत बड़ी संस्था है जो हर चीजों में संलग्न है। विश्व स्तर पे जो भी स्कार्सिटी मैनेजमेंट है, जैसे जलवायु के लिए अलग डिपार्टमेंट है, सोशल के लिए अलग डिपार्टमेंट है, हर चीजों का निपटारा आपको करना है तो अलग है। मौसम के लिए ये बनाया है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या था, देखिए जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में, तो उस समय बहुत ज्यादा यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट्स नहीं थे। एक बहुत प्राइम इसके डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, याद रखिएगा। तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये था, और अधिकतर जो सोशल इश्यूज थे या इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, ये इसी के द्वारा देखा जाता था। बाद में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो था, उसी से निकल के कई सारे डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, और इसमें से WMO भी था, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जिनेवा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए उसका इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर? देखिए EPA क्वेश्चन आपसे पूछा तो गया है, लेकिन ये जो EP है वो इन्वायरमेंट के लिए काम तो करती है, लेकिन किसके लिए है? इसका ज्यूरिडिक्शंस कहाँ है? यूएसए में, यानी हमारे इंडिया के लिए नहीं है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के रूप में यह काम करती है, याद रखिएगा EPA। जो फॉर्मेशन इसका हुआ था, देखिए यूएसए का थोड़ा बहुत जो भी चीज है उसको हम भी कॉपी करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमारा जो प्रोटेक्शन एजेंसी है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट जो बनाया गया है, उसमें बहुत सारे चीजों को हम दूसरे जगह से भी लेते हैं। तो याद रखिएगा 1970 में फॉर्मेशन इसका हुआ था, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NEA स्टैंड्स फॉर, क्या मतलब है? देखिए NEA का क्या मतलब है? NEA, देखिए NEA यहां पे अगर मैं आपसे कहूं तो नेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी होना चाहिए, याद रखिएगा क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए नेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एजेंसी नहीं है, तो हमारे इंडिया के संदर्भ में एक एक्ट है, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, उस हिसाब से बी होना चाहिए। इसको याद रखिएगा 1997 में एक एक्ट अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाया गया था। लेकिन ये है क्या? जैसे मान लीजिए कि नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, एनवायरमेंट के लिए कोई सरकार अगर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है, या फिर मान लीजिए कि कोई इश्यू है, तो इसमें अपील आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई सरकार, कोई संस्था, कोई पर्सनल, कोई NGO, कोई इसमें
अपील कर सकता है कि ये जो स्टेट है ये ठीक काम नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट के लिए, तो एक अपीलेट था। लेकिन 2010 में इसके जितने भी केस थे आफ्टर 2010, ये किसको दे दिया गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दिया गया, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हमने कर ली। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की, और उसके जगह पे यानी नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी के जगह पे ये आ गया। अब सारा केस इसको दे दिया गया है। जितने भी इन्वायरमेंट, ऐसे समझिए कोर्ट टाइप से फैसला लेता है इन्वायरमेंट के लिए। जैसे आप नॉर्मल केसेस को चले जाते हैं कोर्ट में लेके, तो अगर आपको पर्यावरण से संबंधित कोई केसेस हैं विश्व इंडियन लेवल पे, तो आपको इसमें जाना पड़ेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। तो ये इस आधार पे आप बी ऑप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, 1997 इसको खत्म कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कहाँ है ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड में है, तो ये तो सब जानता है। और ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल, याद रखिएगा, एक समझिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में काम करता है और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ऐसे समझिए कि आपने अगर कोई एनजीओ बनाया है विश्व स्तर पे, उसका नाम हो गया दैट इज द ग्रीन पीस इंटरनेशनल, लोकेटेड इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए इको मार्क के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इको मार्क, देखिए इको मार्क क्या है? इको मार्क याद रखिएगा किस चीज के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि इको मार्क जब लाया गया तो ये कब लाया गया। इको मार्क ये तो आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो भी चीजें होती हैं उसके लिए हम इको मार्क, सॉरी MARK, इको मार्क्स कब लाया गया था? तो 1991 में लाया गया था। और इसमें कितने कैटेगरी हैं याद रखिएगा। कैटेगरी कितने हैं? तो 17 कैटेगरीज हैं। जैसे प्रोडक्ट का कैटेगरी होता है ना, उस तरह से कई सारे कैटेगरी बनाए गए हैं। तो कितने कैटेगरी बनाए गए हैं? 17 कैटेगरी इसमें बनाए गए हैं। अच्छा, इस किसके अधीन काम करता है? इंडिया में स्टैंडर्ड, अगर कोई स्टैंडर्ड जारी करना है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड है, जैसे ISI, इको मार्क या फिर स्टार रेटिंग, तो याद रखिएगा इसके लिए एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड याद रखिएगा। तो कोई भी स्टैंडर्ड हो, चाहे किसी भी चीजों में स्टैंडर्ड हो, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया था। ये एक्ट कब पारित हुआ है? तो ये एक एक्ट था जिसके तहत ये बनाया गया था। 2016 में ये एक्ट पारित किया गया था और उसके अधीन इसको डेवलप्ड किया गया। और किसके अधीन ये काम करता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स याद रखिएगा के तहत काम करता है, याद रखिएगा ये। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। नेक्स्ट, अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो इको मार्क है उसका जो लोगो है वो किस चीज का लोगो है? तो मटका, कच्चे घरे का जो मटका होता है उसके लिए। और इसका एक सेंटेंस है, याद रखिएगा। इसका सेंटेंस क्या है? याद रखिएगा, इको मार्क का एक सेंटेंस है, सॉरी इको मार्क का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक हिंदी में एक वाक्य है, मानकः, याद रखिए इसको याद कर लीजिएगा, मानकः पथ प्रदर्शक, पथ
प्रदर्शक, ये इसका वाक्य है। मानक पथ प्रदर्शक किसका? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को लेबल करने के लिए सरकार ने पेश किया, क्या किया? लेबल करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल। तो याद रखिएगा किसके लिए है ये? इको मार्क। एक मार्क किसके लिए? फूड के लिए। याद रखिए ISI मार्क्स दिया जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये सारे मार्क याद रखिएगा। ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट्स, याद रखिएगा ये ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट्स एक बहुत अच्छी बुक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की ओर इशारा करता है। WM एडम्स का ये बुक है, याद रखिएगा ये बुक एडम्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से प्रतिरोपित पौधे नहीं उगते क्योंकि? अगर कुछ पौधे हैं जिसको आप उखाड़ते हैं और फिर से अगर रोपने की कोशिश करते हैं तो वो मर जाता है। कभी कभी देखा होगा ना कि वो मर जाता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों मर जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये मर क्यों जाता है, तो याद रखिएगा इसके मरने का कारण, जब आप प्रत्यारोपित करते हैं तो उसका जो अधिकांश जड़ है वो खो जाते हैं, अधिकांश जड़ खो जाते हैं। अब देखिएगा कि बहुत सारे पौधे में छोटे छोटे जड़ें होती हैं, जब आप उखाड़ते हैं फिर से रोपेंगे तो उनकी जड़ें खत्म हो जाती हैं, उनका विनाश हो जाता है, जिस कारण से वो फिर से डेवलपमेंट नहीं कर पाता। और सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सबसे अच्छा जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? पर्यावरणीय अगर क्षरण का अर्थ क्या हो सकता है, मुझे बताइए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ये मतलब नहीं हो सकता कि कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसने मैग्मा से पूरे वनों का विनाश कर दिया। दिस इज नॉट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब भी हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो हम उसमें मानव के इंक्रोचमेंट की ही बात करते हैं। तो जब भी मानव इसमें शामिल नहीं होगा तब हम डिग्रेडेशन की बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो डिग्रेडेशन जब भी होगा तो मानव से ही होता है। तो एडवर्स चेंजेज ब्राउट इन बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है? या फिर ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रिब्यूट्स। अगर मैं इसकी बात करूं, ह्यूमन की बात, तो इसका मतलब क्या होगा मुझे बताइए आप लोग भी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स क्या होगा? ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट होगा, ठीक है? मानवीय गतिविधियों द्वारा लाया गया प्रतिकूल परिवर्तन, पर्यावरणीय विशेषताओं का समग्र ह्रास, ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, ओवरऑल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय विशेषताओं का समग्र ह्रास। इसमें थोड़ा सा मैं ये, अगर ये पहला जो ऑप्शन है इसको ज़्यादा हम सटीक मान सकते हैं ए। वैसे इसमें एडवर्स चेंज ब्राउट इन बाय द ह्यूमन एक्टिविटी तो होता ही है, लेकिन यहाँ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स का ओवरऑल डिग्रेडेशन बता रहा है, तो ये परिभाषा ज़्यादा सटीक है। चलिए इसको देख भी लेंगे, और ए ऑप्शन मुझे लग रहा है ये ज़्यादा है। आप लोग भी बताइएगा। अब यहाँ देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब क्वेश्चन बड़े होते हैं तो उनकी समझ जो होती है बहुत छोटी सी होती है और बहुत इजी वे में आप उसको टैकल कर सकते हैं। समझ गया ना? इसलिए घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है क्या? जब पृथ्वी सम्मेलन किया गया था तो विश्व स्तर पे बहुत सारे प्लान की घोषणा हो रही थी उसी समय, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था कि हम फंड कहां से लाएंगे? तो ये जो बनाया गया ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक तरह का क्या है? फाइनेंस है, वित्त है। अगर किसी को ग्रांट देना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, या कोई देश है जहां महामारी फैल गई, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन शुरू हो गया, तो उसके लिए ये फंड जारी कर सकता है। और बेसिकली जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में शामिल जितने भी सारी चीज़ें हैं उसके लिए ये फंड जारी कर सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका,
ये किस रूप में हुआ था? एक फाइनेंस बॉडी है, याद रखिएगा, एक वित्त संस्था के रूप में हुआ था, फाइनेंस बॉडी कह सकते हैं इसको, जो डिफरेंट चीजों के लिए क्या करता है? वित्त देता है। स्थापना, अगर मैं आपसे कहूं इसकी स्थापना कब की गई थी, एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था, तो 1992 में जब फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, यानी जब यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस हुआ था अर्थ समिट के रूप में, और उसमें सस्टेनेबिलिटी की बात की गई। तो सिर्फ इसी पे फोकस नहीं था, हमारा फोकस दुनिया के तमाम वैसे स्कार्सिटी को लेकर था। जैसे हमने बात करी थी सीबीडी की, सीबीडी आगे भी मैं आपको बताऊंगा, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से संबंधित था। उसके बाद जो अर्थ समिट में हमने एक डॉक्यूमेंटेशन किया था क्लाइमेट चेंज को लेकर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, इसके लिए, या फिर एक डेजर्टिफिकेशंस के लिए एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम चल रहा था, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कम्बैट कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण का जो विकास हो रहा है उसके लिए, या फिर आप स्टॉकहोम समिट आपने किया था उसके लिए। और एक मिनी माता जो पारा से होता है, मिनी माता कन्वेंशन, जो जापान में हुआ था, याद होगा, आगे भी बताऊंगा मैं जब क्वेश्चंस आएगा। तो ये सब जितना प्रोग्राम चल रहा है इसके लिए फंड कौन सा देगा? तो एक वित्त संस्था होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये क्या है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यह एक जैविक विविधता पर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। तो याद रखिएगा, वित्तीय तंत्र में इसमें सीबीडी केवल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम यूएनएफसीसीसी कहते हैं, उसी के लिए का जिक्र है, लेकिन ये स्टेटमेंट ज्यादा सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीईएफ का लोगो आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिए, बहुत सारे लॉ हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996, याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996, ये याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये कब हुआ था, कौन बताएगा? 1980 में, 1980, याद रखिएगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये याद रखिएगा 1972। ये सब क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपसे पूछा जाता है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट 1974, 1974 ये पारित किया गया था। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसको, तो ये सारे जो एक्ट हैं इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक, याद रखिएगा, एक छाता कानून, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, इसलिए याद रखिएगा ए ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब है। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसके ईयर को याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए, द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग किसको कहते हैं? देखिए, मोशा नोबु फुकुओका, ये जापान के थे।
इन्होंने देखा 1975 में कि लोग आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर की तरफ हैवी केमिकल का प्रयोग करके, जेनेटिक मॉडिफाइड करके अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। HIV का नाम सुना होगा। दुनिया अब बात कर रही थी जहां जेनेटिक GM फूड के बारे में, वहां अब बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रासंगिक हो गया है कि सतत विकास के तहत हम वापस लौट जाएं नेचुरल फार्मिंग पे। जैसे क्रॉप रोटेशन पे ध्यान दें, बायो फर्टिलाइजर्स के तहत हम करें, हम उन चीज़ों को अदला बदली करके लगाना शुरू करें जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या मेथड्स वो रखें जिसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रह सकती है। तो ये मेथड्स को अपनाया गया और इन्वेस्टिगेटर इसके किसको मानते हैं, फुकुओका को, जो जापान के थे। 1975 से इन्होंने शुरू किया था, याद रखिएगा। नेचुरल अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो राज्य हैं, तो नेचुरल फार्मिंग में सबसे अधिक आगे बढ़ गया है कौन, तो आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ है नेचुरल फार्मिंग में दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे है केरला। तीसरे स्थान पे कौन है, केरला। तो याद रखिएगा, नेचुरल फार्मिंग में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो एक लाइनर क्वेश्चंस हो सकता है कि नेचुरल फार्मिंग में सबसे नंबर 1 कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी किसके बीच संबंधों का अध्ययन है। तो इकोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, या फिर टर्म आप जानते हैं कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने इस टर्म को दिया था। और इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है और जो इन्वायरमेंट है उसके बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये क्या है, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक थिंग्स। अब ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। इकोसिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, जीवों का एक समुदाय एक दूसरे से बातचीत करते हैं या अंतर संबंध स्थापित करते हैं। इस बातचीत को अंतर संबंध लिख लीजिए, ठीक है, अंतर संबंध लिख लीजिए तो ज्यादा ठीक होगा। तो एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विथ विच अदर। जैसे मैंने आपको इकोसिस्टम कहा था कि अगर मैं बायोस्फीयर की बात करूं तो उसका सबसे छोटा यूनिट एक इकोसिस्टम ही होता है। जैसे यहाँ गड्ढा बना दीजिए और यहाँ भी एक मेढक, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे उसमें, और एबायोटिक थिंग से इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेंगे और एक कम्युनिटी बना लेंगे। कम्युनिटी का मतलब वो उसके साथ रह सकते हैं। जैसे आप एक्वेरियम में कुछ स्पेसीज को रखेंगे तो वो मर जाएगी। तो कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के साथ रह ले, सस्टेन कर लें। जैसे आप अपने घर में टाइगर को तो रख नहीं सकते, आपकी कम्युनिटी नहीं है। आप कुछ स्पेशल जीवों के साथ अपने आप को रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, डॉगी को रख सकते हैं, बिल्ली को रख सकते हैं। लेकिन हम कम्युनिटी की जब बात करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में अगर एबायोटिक और बायोटिक थिंग्स में एक कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाता है एक छोटे से लेवल पे, तो इसको इकोसिस्टम। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में एक्वेरियम है, मछली घर है, वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन की बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब यहाँ पे दो तरह के इकोसिस्टम की बात हो सकती है। जैसे नेचुरल, तालाब क्या है, झील क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है। लेकिन अगर मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूं, आर्टिफिशियल जो मानव ने बनाया, तो आर्टिफिशियल का मतलब है मैनमेड है, मानव ने निर्मित किया है। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूं तो राइस फील्ड हो सकता है, फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल है, ग्रासलैंड क्या है, नेचुरल है, लेक क्या है, नेचुरल है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल सुबह आपसे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। कोशिश करिए कि इस बार आपका एग्जाम निकल जाए, लेकिन अगर एग्जाम देके भी आ जाते हैं तो रुकिएगा मत, क्योंकि ये एग्जाम साल में 2 बार भी हो सकता है, और होता ही था। अभी थोड़ा सा चुनाव को लेकर आगे पीछे हो रहा है, लेकिन हाँ, आपको अच्छा रखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं, सॉरी, आइए अब समाप्त करते हैं, शुरू नहीं करते हैं। थैंक यू।